बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूं और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सलमान मिर्जा। जनाब वाला, शहबाज सरकार का एक और यू टर्न जनाब। हुकूमत इदारों के एहतराम की बात तो जरूर करती है, कहती जरूर है, लेकिन अमलन कुछ और नजर आता है। और आजम नज़ीर तारड़, गुज़िश्ता रोज उनको रिटेन किया गया, दोबारा से उनको बहाल कर दिया गया, उनका एक इस्तीफा निकलकर सामने आया था। लेकिन ये पहली मिसाल नहीं है जनाब। मुशाहिदुल्लाह खान को कह लें आप, परवेज रशीद को देख लें आप, तारिक फातमी को देख लें आप, डॉन लीग्स के मामले में इदारों के एहतराम की बात जरूर की जाती है, लेकिन जब बात एहतसाब की आती है तो दोबारा से यू टर्न ले लिया जाता है। और ऐसा ही गुज़िश्ता रोज देखने में आया। जनाब आजम नज़ीर तारड़ ने जूनियर जजेस की तैनाती के हवाले से एहतजाजन इस्तीफा दिया था और इस बात को तकरीबन महीना डेढ़ महीना गुजर चुका, लेकिन यकायक आप टाइमिंग चेक कीजिए, यकायक गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं जनाब, आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा और आप दोबारा से अपना काम सरंजाम दें, अपना काम कंटिन्यू रखें। अब इसकी टाइमिंग बहुत ज्यादा अहम है। इखलाकी तौर पर दूसरे मामलात में शायद हुकूमत नाकामी का शिकार होती हुई चली जा रही है, लेकिन इस वक्त कानूनी मामलात, खान साहब ने हफ्ते को अजीमुशान जलसे में इस बात का ऐलान कर दिया था कि मौजूदा सेटअप का वो हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बाद कानूनी मसाइल का सामना हुकूमत को करना पड़ सकता है। एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि जनाब हम तहलील नहीं होने देंगे, हम तहरीके अदम एतमाद लाएंगे, हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसके लिए कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने हैं। इखलाकी ऑप्शंस उनके पास मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए हैं, दीगर मामलात उनके पास खत्म हो गए हैं। शायद ये कानूनी मामलात हैं, इसलिए आजम नज़ीर तारड़ की पुरानी जितनी बातें हैं उस पर मिट्टी डालने के बाद उन्होंने कहा कि जनाब अब आप जो है वापस अपने काम पर आए। शायद कानूनी मसाइल का सामना उनको करना पड़ा है। इसी यू टर्न पर मजीद बात करेंगे, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। 25 अक्टूबर को इन्होंने इस्तीफा दिया था, हाथ से रिटर्न ये इस्तीफा था, लेकिन यकायक पता नहीं क्या हुआ मामला, क्या आवानों में बात हुई और गुज़िश्ता रोज इनका इस्तीफा नामंजूर करार दे दिया गया। लेकिन जब तक इन्होंने इस्तीफा दिया था वज़ारत कानून किसी के हवाले की भी नहीं गई थी। इसी पर मजीद बात करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब समी इब्राहिम साहब भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, तो उनसे भी जरा मजीद बात करेंगे। सबसे पहले अजहर सिद्दीक साहब से जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, सर ये बताइएगा, ये 25 अक्टूबर को ये इस्तीफा दिया गया था आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से और उन्होंने ज़ाती वजूहात तो लिखी थी अपने, लेकिन कहा यह जा रहा है, सुनी दिए थी कि जनाब एक कॉन्फ्रेंस में भी गए थे, वहां पर भी कुछ ऐसे स्लोगन्स थे जिस पर काफी ज्यादा तनकीद का सामना इनको करना पड़ा, साथ साथ जूनियर जजेस की तैनाती थी। सर ये यकायक गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ ने इनको दोबारा से अपना काम सरंजाम देने की हिदायत कैसे कर दी, इनका इस्तीफा नामंजूर कैसे कर दिया? देखिए, ये सियासत खेलना जानते हैं और हमारे इदारों और सब लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि इनका नुक्ता नजर जात के अलावा कुछ नहीं है। यानी अब यहाँ बच्चे को पता है, मेरी दोस्ती है इनके साथ आजम नज़ीर तारड़, लेकिन हर एक को पता है कि वो आसमा जहांगीर का एजेंडा लेकर चल रहे हैं और ये 2-3 साल से हो रहा है। जिस तरह के ये नारे हैं, ये इन तरह के फंक्शन में लगते रहे हैं। यानी अगर यानी वजह सिर्फ है कि ये इम्यून है, यानी ये इदारों के बारे में जो मर्जी बात करे, इन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब क्या वजह है? कोई गीदड़ सिंह ही है इनके पास। हाँ, ये जरूर है कि जो कि ये ऑपरेशन रजीम चेंज के जरिए आए हैं और पार्ट 2 शुरू हो चुका है। वो पार्ट 2 क्या है मैं बाद में बात करूंगा। मैं शदीद एहतजाज करता हूँ इस बात पे। आजम नज़ीर तारड़ साहब को खुद भी नहीं आना चाहिए था कि उन्हें इस सारे मामले में, चूंकि वजाहत अभी तक कोई आए नहीं ना उन्होंने, और जो कुछ नारे हुए, और ये तारीख उठाकर देख लें, आज इससे पहले भी है कि आसमान जहांगीर का एजेंडा जो हर एक को पता है कि क्या कुछ होता रहा है, और इस स्टेज के ऊपर दोबारा लगाना लग यही रहा है कि ये एक तरफा काम हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कोई आदमी, आजम सवाती आपने सारा देख लिया, आपने इमरान रियाज देख लिया, जमील फारूक देख लिया, अरशद शरीफ देख लिया, मोहित बिदा देख लिया, और ये लोग ऐसे हैं कि ये जो मर्जी करते हैं, ये घर में जाकर जो कुछ घुस के आके कर दे, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ ड्रामा करने के लिए, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर रखा। अब दोबारा ये नहीं, इस वक्त ऐसी क्या खास चीज है? ये तो गुल जैसर था ना, ताकि पूरी कौम को आवाज। खास चीज तो है ना इस वक्त जो मामला इस वक्त चल रहे हैं पंजाब असेंबली के हवाले से, केपी असेंबली के हवाले से, कानूनी मामला, हम लोग पिछले 2 दिन से इसको डिस्कशन का हिस्सा बना रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा, तो शायद इसी वजह से इनको दोबारा लेकर आया हूं, यू टर्न इसी वजह से लिया। अच्छा, आपने बात बड़ी चले मैं आप बताता चलूं, अदालतें कल भी अहम थी और आज भी अहम है। ऑपरेशन रजीम 2 शुरू हो चुका है। ऑपरेशन रजीम
चेंज 2 शुरू हो चुका है और इसके लिए टास्क दे दिया हमजा को। आपको पता नोटों के बंडल खुल चुके हैं, बोरियां हर वक्त अवेलेबल है और वो बोरियां बांटी जानी है, बंदे तय हो चुके हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए बड़े मसाइल बनेंगे। मैं आपको पहले बताता चलूं, इतना आसान काम नहीं है। क्या करना है इन्होंने, यानी मिसाल के तौर पर असेंबली का इजलास जा रहा है, नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं आ सकती, अपना गवर्नर राज यहाँ लगाया नहीं जा सकता है। अब क्या है कि जो रूल्स इनके अपने बनाए हुए हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में है या पंजाब रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, उसमें कोई तब्दीलियां करने की कोशिश करेंगे और चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। साथ ये दूसरा मामला ये हो रहा है, ये इदारों को मिलाए एक तरह से और तरीके से, यानी अब वो लोग जिनके बारे में इल्जाम है कि इदारों के बारे में ये ब्लैकमेल करने के लिए काम कर रहे हैं ना, मैं बड़ी बात कर रहा हूं आपके सामने कि ये बुनियादी तौर पर मकसद क्या है कि जनाब हम भी उठ के खड़े आने लगे हैं, हम भी प्रेशर डालेंगे। अब ये वाली कहानी शुरू हो चुकी है। अब ये फैसला सब बाकी लोगों ने करना है, जो फैसला साज है उन्हें फैसला साज करना है कि क्या ये इस तरह के मौके दिए जाए, क्या ये इजाजत दे दी जाए कि हमेशा से ये लोग जो हैं ये पजीराई हासिल करें और दूसरे लोग बैठ के जो वाकई इस मुल्क के साथ खैर का है, जो इनके अपने थे, जिन्होंने इनके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं और वो कुर्बानियां देते रहते और भुगत भी हो रहे। चलें सर, मैं अमीर अब्बास साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। अमीर अब्बास साहब ये बताइएगा, ये इन्होंने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया था, हैंड रिटन इनका इस्तीफा था, 25 अक्टूबर को इनका इस्तीफा निकलकर सामने आया। बहुत सारी स्पेकुलेशंस, बातचीत उस वक्त हो रही थी, लोगों के जहन में सब कुछ था, भले आप इस्तीफे में जाती वजूहात लिखें। सर मेरा पहला आपसे सवाल, बुनियादी सवाल, इनको दोबारा से काम पर रखने की आपकी नजर में वजह हो क्या सकती है? इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया गया होगा? देखिए, जो भी इस्तीफे अमूमन ये जाती वजूहात की बुनियाद पर आते हैं ना, ये मशकूक इस्तीफे होते हैं, इनमें कोई जाती वजह नहीं होती, इनके पीछे कोई ना कोई सिनेरियो। मसलन मुस्तफा नवाज खोखर, उन्होंने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दिया, उन्होंने कहीं इस्तीफे में लिखा तो नहीं कि क्या बात हुई थी, लेकिन हम सबको पता है, सोशल मीडिया पर आ जाती है खबर। हमें सबको मालूम है कि मुस्तफा नवाज खोखर चूंकि एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पर तनकीद कर रहे थे, पार्लियामेंट की तौहीन पर तनकीद कर रहे थे, लिहाजा पीपल्स पार्टी जो कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ नथी हो चुकी थी, पीपल्स पार्टी बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने कहा फारिग कर दो इसको। सो ये जाती वजूहात है ना, ये जाती वजूहात नहीं होती, ये किसी और की वजह से हो रहा होता है। अब ये जो तकरीब है, जैसे अजहर साहब चूंकि इनका अपना प्रोफेशन भी यही है, ये तकरीब हर साल हो रही है आसमा जहांगीर साहिबा की बरसी के मौके पर, और इस तकरीब का जो मिजाज है वो सेट हो चुका है एंटी एस्टैब्लिशमेंट पिछले कई सालों से। जी कई सालों से इस तकरीब का मिजाज बन चुका है कि और इसमें बुलाया ही उन्हीं लोगों को जाता है जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, नैरेटिव वो रखते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपकी बात। इसमें ये जो ये पीटीएम का जो है, ये एक साहब मंजूर पश्तीन, अब मंजूर पश्तीन को बुलाया गया, मंजूर पश्तीन ने इसके अंदर इंतहाई लो किस्म की बातें की, तो बुलाने वालों को नहीं पता था कि हम जिसको बुला रहे हैं इसकी बातों से कौन से फूल झड़ रहे हैं। भाई मंजूर पश्तीन, एक शख्स जब भी मुंह खोलेगा वो एक ही बात करेगा। बिल्कुल। तो बुलाने वालों को नहीं पता, मेजबान को नहीं पता कि हम इस स्पीकर को बुला रहे हैं, ये स्पीकर क्या बात करता है। सर छोटी सी बात है सर, अमीर भाई आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। हम ट्रांसमिशंस मुनक्किद कर रहे होते हैं, हमारे पास एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक के हिसाब से रेलेवेंट गेस्ट हमारे पास मौजूद होते हैं। इतना बड़ा आप सेमिनार मुनक्किद करते हैं, आपका एक नैरेटिव होता है, उसी हिसाब से आप गेस्ट को इनवाइट करते हैं ना कि वो गेस्ट आए और उसी नैरेटिव को आगे लेके चलें। जी हाँ, तो इस तकरीब के इनेकाद करने वालों को और खासतौर पे आसमा जहांगीर की जो साहबजादी हैं, इन सबको पता है कि हम जिनको बुला रहे हैं इन्होंने क्या गुफ्तगू करनी। वहाँ काजी फाजिसा साहब हमेशा तशरीफ लाते हैं। काजी फाजिसा साहब का भी अपना एक बयानिया, चूंकि वो पब्लिक फोरम पे एड्रेस करते हैं, लिहाजा हम उस पर तनकीद कर सकते हैं। इसी तरह सियासतदानों में उन लोगों को बुलाया जाता है जिनका एक खास बयानिया है। तो भाई फिर आप दूसरों को अगर पकड़ रहे हैं तो फिर इस तकरीब के मेजबानों से भी तो सवाल होना चाहिए ना, अगर सवाल करना है। वरना तो चले ठीक है, तनकीद अगर सबका हक है तो फिर करने दें, लेकिन अगर तनकीद करने वाले पर एतराज हो रहा है तो फिर ये जो हर साल एहतमाम करता है इस किस्म की तकरीब का, और उस तकरीब में खास स्टेज मुहैया किया जाता है उन लोगों को कि आओ एक वेंटिलेटिंग मशीन ऑन कर दो, जो तुमने भड़ास निकाली है निकालो, आसमा जहांगीर के नाम पर जो तुमने कहना है वो कहो। तो क्या वो इस तकरीब के जो मुनक्किदीन है, क्या वो इसकी जवाबदेही उनसे नहीं होनी चाहिए? अब आ जाए आजम नजीर तारड़ साहब। ये देखिए फेडरल लॉ मिनिस्टर थे, और ये जैसे बता रहे अजहर साहब, ये उसी गिरोह का हिस्सा है, और ये पहले भी इस तकरीब में जब नहीं थे मिनिस्टर, उस वक्त भी इस तकरीब के रूए रवा थे।
और उस वक्त भी इनकी मौजूदगी में इस तरह की गुफ्तगू होती थी, अभी इनकी मौजूदगी में गुफ्तगू हुई, तो अब इनका इस्तीफा का रिवर्स हुआ है। तो अब ये बिल्कुल ऐन उसी दिन जब नए आर्मी चीफ आए हैं और इनका इस्तीफा वापस हो गया और इनको लॉ मिनिस्टर बना दिया गया। अब मैं तो नहीं जानता कि इनके ताल्लुकात क्या कोई नई जो रजीम चेंज हो रही है उसके साथ इनके ताल्लुकात हैं या नहीं है, लेकिन अभी तक इनका इस्तीफा मंजूर ना करना और इनको एक तरह से होल्ड पर रखना, नया एक्टिंग चार्ज दिया गया था शायद सरदार अयाज सादिक को, अगर मैं गलत अयाज सादिक साहब को जी, तो किसी को लॉ मिनिस्टर लगाया नहीं गया था। इंतजार कर रहे थे, इस टाइम का इंतजार कर रहे थे कि नवंबर का एंड हो तो फिर चाहे हम उसको दोबारा से रिटेन कर सकें। मुमकिन है। और आजम नजीर तारड़ जो है, देखिए ये सेनेटर किस तरह से बने, फिर ये फेडरल लॉ मिनिस्टर किस तरह से बने, वो भी एक बड़ी वाजे खुली किताब की तरह तारीख है कि चूंकि ये शरीफ फैमिली के केसेस करते चले आ रहे हैं, आज से 4-5 साल पहले तक तो ये नेशनल लेवल पे लोग उनको नहीं जानते थे। हाँ, वकला की तंजीमें और चूंकि लॉयर पॉलिटिक्स में ये एक्टिव होंगे वो लोग इनको जानते थे, लेकिन ये कोई नेशनल लेवल पे तो लोग इनको नहीं जानते थे। ये कब लाइमलाइट में आया, जब इन्होंने शरीफ फैमिली के केसेस करना शुरू किए, उनको वहां से केसेस से रिलीफ दिलवाना शुरू किया, वहां से इनकी कुर्बत बढ़ गई और फिर इनको सेनेटर बना दिया गया, सेनेटर बने फिर इनको फेडरल लॉ मिनिस्टर बना दिया गया। सो हमारे यहाँ अगर इस तरह लॉयल्टीज की बुनियाद पर आपने सेनेट जैसा जो अपर हाउस है, सेनेट से मुराद है हमने जो सेनेट बनाया सलमान भुट्टो साहब ने, भुट्टो साहब से पहले सेनेट नहीं था, भुट्टो साहब ने जो सेनेट बनाया 73 की कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अमेरिकन सेनेट के आइडिया देखते हुए बनाया गया था। अब अमेरिकन सेनेट में अमेरिका के ज़हीन तरीन दिमाग बैठते हैं, अमेरिका के काबिल तरीन फहीम और मतीन लोग बैठते हैं। आपकी सेनेट में कौन से लोग बैठते रहे जिनके ऊपर टैक्स चोरी का इल्जाम, जिनके ऊपर बिजली चोरी का इल्जाम, जिनके ऊपर जाली वोट खरीदने का इल्जाम, जिनके ऊपर पैसे देकर सीटें खरीदने का इल्जाम, ये आपकी सेनेट पर गई। फिर लोगों को नवाजा जाने लगा। बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके कोई खास क्रेडेंशियल या वो नहीं थे, ना पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स ना नॉन पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स, लेकिन सिर्फ सियासी जमातों की, और ये एक जमात नहीं है पीएमएलएन, ये हर सियासी जमात की है। यानी पीटीआई के दौर में भी 2021 में, उससे पहले जो सेनेटर्स कुछ आए, उनमें से कुछ सेनेटर्स के आने की मेरे पास कोई जवाब या दलील नहीं हो सकती कि उनको कैसे सेनेट का हिस्सा बना दिया। देखिए ये अगेन ये एक जिस तरह इंसानी दिमाग में, इंसानी जिस्म में दिमाग की हैसियत होती है, आपकी रियासत में सेनेट का वो मकाम है। अगर हम इसको वो मकाम दें, अगर हम इस सेनेट में माशरे के बेहतरीन काबिल तरीन बेदाग लोग ला के बिठाएं, ज़हीन तरीन लोग ला के बिठाएं, अगर ला के बिठाएं तो उसका वो मकाम है। लेकिन इसमें किस तरह के लोगों को ला के, और हर जो अच्छा पीपल्स पार्टी यही काम, मौलाना फजलुर रहमान सेनेट में किस किस्म के लोगों को लाते रहे, यही काम, पीएमएलएन सियासी वफादारियां, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कुछ जमातों के साथ पिछले 15-20 साल से सेनेटर चले आ रहे हैं। आखिर ऐसी उनके अंदर कौन सी वालियात भरी हुई है, या उनके अंदर कौन सा कोई मोहम्मद अली जिन्ना बैठा हुआ है, या उनके अंदर कौन सा कोई विंस्टन चर्चिल बैठा हुआ है, या उनमें कौन सा अब्राहम लिंकन बैठा हुआ है भाई, कि उसके बगैर वजह पैसा, वो पैसा चलाते हैं, उनको टिकट मिल जाता है सेनेट का। और फिर जो इसके इलेक्शन का निजाम बना हुआ है वो भी यानी शो ऑफ हैंड से नहीं है, तो उसमें भी धांधली का ये तरीकाकार है। सो एक पूरा निजाम ही आपका फ्रैक्चर्ड है, फॉल्टी है, फ्लॉड है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। एक कॉम्प्रोमाइज निजाम के ऊपर बैठ के हम क्या यहाँ पे फिर उसके ऊपर उसूलों की और कौन सी बुकरातियां चार सकते हैं, निजाम ही आपका सारा इस किस्म का। ठीक है, अच्छा मैं अजहर सिद्दीक साहब से ये सवाल करना चाहूंगा कि जनाब अजहर सिद्दीक साहब, सर ये इस वक्त इनको रिटेन करने की वजह, इनको दोबारा से काम पे लेने की, अच्छा फारूक हबीब साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये आजम नजीर तारड़ यकायक इनका इस्तीफा मुस्तरद कर दिया जाता है और उसके बाद उनको दोबारा से काम जारी करने की हिदायत कर दी जाती है। 25 अक्टूबर को उन्होंने इस्तीफा दिया था, जाती वजूहात की बिना पर दिया था, लेकिन वजूहात क्या आती है सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, पूरी आवाम को पता है, सोशल मीडिया से कोई चीज़ छुपती नहीं है। आपको क्या लगता है ये घबराहट है, क्या है? इदारों के एहतराम की बात तो की जाती है, लेकिन फिर ऐसे ही लोगों को जिनका नैरेटिव बिल्कुल डिफरेंट है उनको फिर अपनी काबीना का कैबिनेट का हिस्सा ही बनाया जाता है। देखिए ये तो उनको ही देखना पड़ेगा ना जिनके हवाले से बात की। अब जनरल बाजवा रिटायर हो गए हैं, तो रिटायरमेंट के बाद ही साथ ही आजम नजीर तारड़ को लाके फिर सामने मैदान में बैठा दिया। ये तो उनका मामला है जिनके बारे में बात हुई थी, इनकी तरफ से एतराज आया था, जिनके कहने के ऊपर इस्तीफा लिया गया था। और मैंने आपको पहले कहा ये तो बैसाखियों वाली हुकूमत है,
ये खुद तो कोई फैसला कर नहीं सकते, इनके पल्ले कुछ नहीं है और मुल्क को तबाह कर। तो सबसे बड़ा हमें जो अफसोस है, ये रजीम चेंज साजिश ने पाकिस्तान का नुकसान किया है, मुल्क की इकॉनमी तबाही के बहाने के ऊपर ला के खड़ी कर दी है इन्होंने। और आप ये देखें कि आज मुल्क के बैंक डिफॉल्ट रिस्क कितना बढ़ चुका हुआ है। आपके साथ कोई मुल्क आपको पैसा देने को जो है वो तैयार नहीं है। और क्यों पैसा देगा? उन लोगों को देगा इनकी आवाम में कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। तमाम मुल्कों के सफीर पाकिस्तान के अंदर ही है, उनको भी नजर आ रहा होता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या है। और आगे पाकिस्तान के अंदर अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो इमरान खान 2 तिहाई के साथ पाकिस्तान के दोबारा वजीर आजम बनेंगे। ये अवाम का मूड बता रहा है। और हालिया जो जंगी इंतखाबात हुए उसमें भी जो नतज है उसमें इस बात के ऊपर बहुत सख्त करती है। सही है। हमारा सिर्फ ये है कि ये जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें, मनसूबा बंदियां कर लें, ये तमाम बेसूद गई है पिछले 8 महीने के अंदर आपने देखी। अब मुल्क को जो है वो हमने, अगर सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा, माशी इस्तेहकाम आएगा उसके बाद, तो हमने मुल्क और उस तरफ आगे बढ़ना है। सर मैं प्रिसाइजली अगर इसकी बात करूं, आपको क्या लगता है सर, ये नवंबर के आखिर का इंतजार किया जा रहा था इनको दोबारा से कैबिनेट का हिस्सा बनाने के लिए, या फिर आपको लगता है कि जो मामलात अभी आपने खान साहब ने जो क्रिएट किए हैं, जो इनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, पंजाब असेंबली किस तरह से बचाएं? टास्क तो दे दिया गया है जरदारी साहब को कि किसी तरीके से आपने ये पंजाब असेंबली को तहलील होने से बचाना है, या ये वजह है? आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, बात यह है कि असेंबली को तहलील होने से तो ये नहीं बचा सकते, वो तो इख्तियार वज़ीर आला का है दोनों। और उस हवाले से हमारी आइंदा कुछ रोज में पार्लियामानी पार्टी की दोनों की, पंजाब की KPK की मीटिंग भी हो रही है और वहां से भी उस फैसले की इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तौफीक हो जाएगी। और फिर मैं समझता हूँ कि मुल्क में इंतखाबात, और ये वो लोग जो काबिलीन है जिन्होंने अपने जब मौका आता है ये मुल्क से भाग जाते हैं। इनके बच्चे मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं, कारोबार बाहर हैं, ये NRO 2 के मजे ले रहे हैं। और NRO 2 किसने दिया, कैसे मुमकिन हुआ, वो आज सारी कौम को जो है वो पता चल चुका है। और उसके ऊपर जो है पूरी कौम जनरल बाजवा से जो है वो सवाल भी पूछ रही है। अच्छा, आप के होते हुए ये तमाम चीजें जो है वो हुई हैं और इसमें फिर जो करदार थे वो करदार तो खुल के सामने आ गए। अब तो यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो मफाद है, उस मफाद को सबसे आगे रखा जाए। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिए, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं पूछ लेता हूँ, आज मुलाकात हो रही है खान साहब की परवेज इलाही साहब से? आज अभी मुलाकात है तो आपके सामने आ गई। और मैं चूंकि अभी लाहौर में मौजूद नहीं हूँ तो मेरे पास अभी मुलाकात की जो है वो इतलात मौजूद नहीं है, लेकिन वो जब भी जो है मुलाकात होगी। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। फारूक हबीब साहब थे और अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब ये बताइएगा सर, ये कानूनी मामला क्या इतने पेचीदा होते चले जा रहे हैं आने वाले वक्तों में? आपको लगता है कि ये वजूहत भी हो सकती हैं? जाहिर सी बात है जो मामला इस वक्त आ रहे हैं हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं, आजम नज़ीर तारड़ को दोबारा से वापस बुलाने के, या फिर ये नवंबर के आखिर का इंतजार था? देखिए, नवंबर तक तो इंतजार था उन लोगों को, इसलिए इंतजार था। तो फिर सर शख्सियत वाला मामला हुआ ना, ये तो इदारे वाला मामला नहीं हुआ। ये याद रखिएगा, वन शुड बी वेरी क्लियर। अब पाकिस्तान के लिए रॉकेट साइंस समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। वन शुड बी वेरी क्लियर। देखिए, हमें ये वही सियासी जमातें हैं जो कहती थी कि इमरान खान साहब जो है ना इलेक्शन जल्दी कराएं, रिजॉल्व करें। अच्छा, जब वो हुकूमत उनको टॉपल करके ये आ गए, अच्छा जी ये 2 असेंबलियों को तहलील करे, हम फौरन असेंबलियां तहलील कर देंगे। कहांगे वो अपना अब तो बचाने की बात हो रही है सर, अब तो टास्क मिल रहा है, बचाने की बात हो रही है। अच्छा देखिए, फिर बात सिर्फ सिंपल सी इतनी है कि इस वक्त भागते चोर की लंगोटी वाली बात नहीं मैं करना चाह रहा। एक दिन की हुकूमत भी इतनी अहम है इनके लिए। उन्हें पता है, मैं मिसाल के तौर पर आज असेंबलियां तहलील होती हैं तो कल उन्हें पता है कि इमरान खान का बयानिया यहाँ बिक चुका है, इमरान खान ने क्लीन स्वीप कर जाना है और इतनी बड़ी मेजोरिटी ले जानी है। तो वो याद रखिएगा, इतनी बड़ी मेजोरिटी पूरी दुनिया में किसी को एक्सेप्टेड नहीं, तो पाकिस्तान में एक्सेप्टेड कैसे होगी? तो इसलिए मैंने शुरू में नाम आपको ऑपरेशन रजीम चेंज 2 क्यों दिया है। जी जी, ये वाला काम। मेरा अगला सवाल आपसे यही था सर, आपने रजीम चेंज 2 की बात की थी, इसको डिफाइन करें जरा डिटेल। अच्छा देखिए ना, अब वजह ये है कि अब वो एक ऑपरेशन तो मैं तो आपको पता है, मैं तो पिछले मार्च और अप्रैल से मैं कहता हूं कि इलेक्शन मुझे अप्रैल में नजर आते हैं। ये रिकॉर्ड की बात है,
मेरा बयानी और इसका स्टांस बड़ा क्लियर है। अब वो ये है कि वो अप्रैल में इलेक्शन जो नजर कहीं आ रहे हैं ना, तो वो उससे पहले होने जा रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर आज अगर असेंबलियां डिसॉल्व कर दें आप, तो 90 दिन का हिसाब अगर लगाएं तो वो मार्च के शुरू के दिनों में लगते हैं। तो ये तो अप्रैल मई तक लेकर जा रहे हैं ना, तो ये इस वाले मामले को अगर कोई बहुत मिले आपस में बैठ के कोई डायलॉग से अगर तय करने की कोशिश की तो अप्रैल और मई में ले जाने की कोशिश है। लेकिन अभी मौजूदा हालात में जो हालात बन चुके हैं ना, वो इमरान खान साहब को वापस आने नहीं देना चाहते। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ और इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है कि अब क्या करना है। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे पैसा जैसे पहले चला था, पैसा अब चलेगा। और क्या करेंगे कि जो पीटीआई के कई लोग हैं ना, वो इमरान खान साहब ने इस्तीफे का कहा है ना, तो इस्तीफे दे देंगे कि जनाब हमारी लीडरशिप ने कहा था, हमने इस्तीफे दे दिए। अब इस्तीफे दे के क्या होगा कि तादाद इनकी कम हो जाएगी और कल कहा जाएगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में आपका तादाद तो इस्तीफे की तो बात हुई नहीं ना सर। इस्तीफे अब तो तहलील की बात हो रही ना, इस्तीफे का तो चल ही नहीं रहा मामला। ना मैं बात कर रहा हूं कि जो बीच में से निकलना चाहेंगे, जैसे पहले वोट खरीदे गए और वो वोट डिस्क्वालीफाई हुए, तो यहाँ से कुछ लोगों पे काम हो रहा है। यानी ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और चौधरी परवेज इलाही इसमें पूरी तवज्जो के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम हो रहा है। इसलिए मैं ऑपरेशन रजीम चेंज को यूं कह रहा हूं कि ये प्रिंसिपल तय नहीं हो सके थे पहले। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर लेके आना है तो क्या होगा? अब उनके पास वो है कोई नहीं, और उसके लिए वो अदालतों में चैलेंज करेंगे और वो जोड़ तोड़ करेंगे। जो कुछ भी उन्होंने करना है वो यहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं, कौन सी अदालतों में लेकर जाते हैं, ये वाला आप देखेंगे ना। तो इसलिए वो ऐसे लोग चाहिए कि जो बैठ के चीजों को मैनेज करें। पहले क्या हुआ हमारे यहाँ वोकला का सियासत में एक रोल हमेशा से रहा है। वो किस शक्ल में हुआ, कभी तारीख लिखेगी, तारीख बताएगी कि किस किस ने क्या रोल प्ले किया, क्या क्या फायदे लिए, क्या क्या एडवांटेजेस लिए, ये आपके सामने आ जाएंगे, छुपी नहीं रह जानी चीजें। अब सवाल यहाँ पर बड़ा सीधा सा है कि अगला लाए अमल दो तरह से मैंने आपके सामने रख दिया है। एक, अब अदालतों में क्या मामले जाते हैं, क्या नहीं जाते। अदालतें कल भी अहम थी, आज भी अहम है। दूसरा जो है कि पैसे लेकर जोड़ तोड़ करके जो उन्होंने इस्तीफे दिलवा दें। ठीक है सर, मैं ये दोनों चीजों पर तज्जिया ले लेता हूं अमीर साहब का। अमीर भाई ये बताइएगा, पंजाब में एग्जैक्टली आने वाले वक्तों में हो क्या रहा है? अच्छा, कल जब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद तो कह रहे थे 16 दिसंबर की तारीख भी एक दी जा रही है जिस दिन तहलील किया जा सकता है पंजाब असेंबली को। तो इस दौरान 16 दिन है और 16 दिन में सूरत हाल बहुत ज्यादा मुख्तलिफ भी हो सकती है। क्या कहेंगे सर? देखिए, परवेज इलाही साहब के बारे में कल से कुछ इतलात आ रही हैं कि वो शायद चाहते हैं कि अभी असेंबली को तहलील ना किया जाए, और उसकी वजह वो ये बयान कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे मंसूबे शुरू कर रखे हैं। अगर असेंबली तहलील होगी तो वो सारे मंसूबे जाहिर बात है रुक जाएंगे। उसके बाद फिर एक इंटरिम सेटअप आएगा, फिर इलेक्शन, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट बनेगी, फिर इनकी गवर्नमेंट आए ना आए। सो हर हुक्मरान चाहता है कि उसने जो मंसूबे शुरू किए, अगर हुकूमत आ भी गई तो ये भी तो यकीनी नहीं है ना कि परवेज इलाही साहब ही वजीर आला हों। हाँ, ये भी अभी तो 10 वोटों के चक्कर में थोड़ा सा मामला हो गया था ना सेटअप, वरना हो सकता है नेक्स्ट। बिल्कुल। अगर देखें ना, अगर तहरीक इंसाफ पंजाब में सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर लेती है तो अपना वजीर, यानी वो 186 से ज्यादा नशिस्तें हासिल कर लेती है, तो फिर उसको कौमी के इत्तेहाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह अगर वो कौमी असम्बली में हासिल कर लेगी 171 से ज्यादा नशिस्तें, तो उसको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के इत्तेहाद की। लेकिन चूंकि परवेज इलाही ने बहरहाल एक मुश्किल वक्त में इमरान खान को सहारा दिया और माजी के अपने इख्तलाफात हैं। आपको याद होगा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई 8 मार्च को, तो उसके बाद फिर परवेज इलाही काफी दिनों तक, लगभग 2 से 3 हफ्ते तक इस इबाम का शिकार थे कि उन्हें किसके तरफ जाना चाहिए, इमरान खान की तरफ या पीडीएम की तरफ। और उन पर बहुत तनकीद हो रही थी कि वो एक बड़े मजे सियासतदान हैं, उनको इस पे फैसला करना चाहिए। उनके फैसला ना करने की वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर आसिफ जरदारी और PMLN और मौलाना फजलुर रहमान को काफी वक्त लग गया कि वो फिर MQM से रब्ता करें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से रब्ता करें, बाकी जमातों जो इमरान खान की इत्तेहादी थी उनको तोड़ें। और परवेज इलाही उस वक्त अपनी साख को खराब कर रहे थे सिर्फ डिसाइसिव ना होने की वजह से। बहरहाल उनके कजन चौधरी शुजात ने एक और फैसला किया, परवेज इलाही ने एक और फैसला किया और परवेज इलाही फायदे में रहे। सो अब अगला जो इलेक्शन होगा उसमें भी कॉफ लीग और PTI सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे, अलायंस बनाएंगे, या जो भी फार्मूला तय होगा यकीनी तौर पे PMLQ उसमें एक किरदार अदा करेगी। और PMLQ का कोई सर्वाइवल भी नहीं है पंजाब में
पीटीआई के अलावा, क्योंकि परवेज इलाही इस वक्त 77 साल की या 78 साल की एज में है और बहुत मुश्किल है कि अगले 3-4 साल में वो को बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स कर सकें। तो उनकी जो लेगेसी है वो उनके बेटे मुनीस इलाही के पास है। मुनीस इलाही और उन्हीं का पहला रिएक्शन आया था कि जब बोलेंगे हम कर देंगे। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं सर कि उनकी तरफ से थोड़ी सी रिलक्टेंस है, उनकी तरफ से थोड़ी सी मुजाहिमा, तो वो भी यही वजह है कि जो हमने मंसूबे शुरू किए हैं उसके, तो ये तहलील करने पर इनकार है अभी फिलहाल? आपकी खबर क्या है? दूसरा या ये कि नहीं चले 15-20 दिन, 1 महीना चलें, ये साल गुजार लें, जनवरी में कर देंगे? देखिए, कल खबरें चलवाई गई थी और मेरी इत्तला ये है कि वो शायद खुद चलवाई गई। इसका मतलब है वो गवर्नमेंट की तरफ से चलवाई गई होगी खबरें कि अभी कुछ दिन ठहर जाएं, अभी कुछ मंसूबे, और वो बहुत अच्छे मंसूबों पे काम कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। ये हमारे देखने वालों को पता होना चाहिए कि जो अच्छा परफॉर्म कर उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। मसलन उन्होंने पंजाब में 5 नए अजला का नोटिफिकेशन जारी किया। अब अगर किसी टाउन का डिस्ट्रिक्ट बन जाना, किसी तहसील का डिस्ट्रिक्ट बन जाना, ये आप समझें कि आपने उसको 20 साल, जो 20 साल के बाद उनको तरक्की मिलनी थी, आपने 20 साल पहले उनको वो तरक्की दे दी। ये बहुत बड़ा रिलीफ है किसी भी इलाके के लोगों के लिए, अगर आप उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस है उसको अपग्रेड करते हैं, तहसील को डिस्ट्रिक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट को डिवीजन, ये बहुत बड़ा रिलीफ है। उन्होंने एक नया डिवीजन बनाया पंजाब के अंदर। इसी तरह वो लाहौर के अंदर कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जिसमें एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, वो लाहौर के अंदर ट्रैफिक को और बहुत सारे मसाइल को बिल्कुल टर्न अराउंड कर देगी। और ये उससे पहले उस्मान बुज़ार साहब का प्रोजेक्ट था, वो खैर नहीं कर सके, अभी परवेज इलाही ने इसको शुरू किया है। और इसके अलावा बेशुमार बहुत सारे डेवलपमेंट के मंसूबे हैं जिन पे काम करें, जितना उनके पास वक्त बहरहाल है, क्योंकि पहले तो उनकी हुकूमत आ रही थी, जा रही थी, हमजा शहबाज बीच में आ गए, लिहाजा वो चाहते हैं कि जो मंसूबे उन्होंने शुरू किए उनका क्रेडिट वो ले सके। और वही क्रेडिट लेके वो बतौर चीफ मिनिस्टर पर अपनी पार्टी को लेकर जाएंगे आगे इलेक्शन के अंदर। अब इमरान खान साहब ने फैसला करना है कि वो परवेज इलाही की इस लॉजिक या इस मंतिक को ज्यादा काबिल एतमाद समझते हैं या पॉलिटिक्स के अंदर उसको वेट करेंगे, या वो असम्बलियां तोड़ के और पूरे मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाने को ज्यादा वेट करेंगे। ये फैसला बहरहाल इमरान खान साहब ने करना है। और मुझे कभी इम्कान है कि उनकी नजर में इस वक्त पंजाब के इन तरक्याती मंसूबों से ज्यादा नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इमरान खान का जो स्टेचर है वो है ज्यादा अहमियत है। ठीक है जनाब, वो चाहिए कि वो इलेक्शन में जाए। ठीक है सर जी, थैंक यू सो मच। अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, अजहर सिद्दीक साहब, सूरत हाल जो थी वो हमने आपको बताई। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।